हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज आप सभी लोगों के लिए सुपर टेट की स्पेशल क्लास लेकर आए हैं जो कि आपकी बाल विकास और मनोविज्ञान से संबंधित है। यहाँ आपके लिए 30 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपको पूरा इसमें व्याख्यात्मक वर्णन कराया जाएगा, जिसमें कि आपका कुछ भी अगर डाउट हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आपको डाउट है तो वो आप बता सकते हैं जिससे कि आपका डाउट क्लियर किया जा सके। क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं यूपी टेट का रिजल्ट 8 अप्रैल यानी कि कल आ रहा है। इसके बाद से सुपर टेट के बारे में चर्चा की जाएगी, इसलिए अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें, अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें। किसी तरह का स्टॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। पिछला सारा रिवीजन करते चलें और इसी के साथ आगे की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज आपका बाल विकास मनोविज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी भूमिकाएं प्राथमिक रूप से पुरुषों द्वारा ली गई हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं: पुनरुत्पाद, समुदाय प्रबंधन, कार्यबल की देखभाल और अनुरक्षण, और सामुदायिक राजनीति भूमिका। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, समुदाय प्रबंधन। समुदाय प्रबंधन भूमिकाएं ये प्राथमिक रूप से पुरुषों के द्वारा ली गई थी। प्राथमिक रूप से समुदाय स्तर पर पुरुषों के द्वारा जो गतिविधियां औपचारिक राजनीति स्तर पर आयोजित की जाती थीं वो सभी पुरुषों के द्वारा लिए जाते थे। तो यहाँ आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक लिंग के ऊपर दूसरे को वरीयता या पूर्वाग्रह क्या कहलाता है। लैंगिक भूमिका, लैंगिक जागरूकता, लैंगिक पक्षपात, या फिर लैंगिक समता। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, लैंगिक पक्षपात। प्रश्न आपका कह रहा है, एक लिंग के ऊपर दूसरे को वरीयता या पूर्वाग्रह, यानी कि किसी एक लिंग को, फीमेल या मेल में किसी एक को ज़्यादा वरीयता देना और दूसरे को उसी के सामने नीचा दिखाना, तो ये लैंगिक पक्षपात की श्रेणी में आ जाता है। यहाँ आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अध्ययन जो शिक्षण संस्थानों द्वारा संगठित किया जाता है परंतु गैर प्रत्यय पत्र द्वारा होती है, किस प्रकार की शिक्षा से संदर्भित है। अनौपचारिक शिक्षा, गैर अनौपचारिक शिक्षा, विद्यालय आधारित शिक्षा, या फिर औपचारिक शिक्षा। यहाँ आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, गैर औपचारिक शिक्षा या गैर औपचारिक अध्ययन। प्रश्न कह रहा है, जो शिक्षण संस्थानों के द्वारा संगठित किया जाता है परंतु गैर प्रत्यय पत्र के द्वारा होती है, तो यह शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा गैर औपचारिक शिक्षा की श्रेणी के अंतर्गत आ जाती है। इस प्रकार की शिक्षा को सहज प्रक्रिया है जो लोगों को जानबूझकर नए तरीके से सीखने में मदद करती है। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी शिक्षा नए तरीके से सीखने में मदद करती है, और अगर आपके सामने ये ऑप्शन दिए जाते हैं, तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन यानी कि गैर औपचारिक शिक्षा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर शिक्षा कोर्स का एक उदाहरण है। गैर औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक कोर्स, या फिर उच्च विद्यालयी शिक्षा। यहाँ आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। औपचारिक कोर्स जो है वो निरंतर शिक्षा कोर्स का एक उदाहरण है, यानी कि औपचारिक शिक्षा एक प्रकार के शिक्षण कार्यक्रम को संदर्भित करती है जिसमें लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रतिशत के द्वारा परिभाषित किया जाता है, और यह एक निरंतर शिक्षा कोर्स का उदाहरण है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जानबूझकर और मनसा के साथ जन्म के 1 वर्ष के भीतर एक कन्या को मारना क्या कहलाता है। कन्या भ्रूण हत्या, लिंग निर्धारण, कन्या शिशु हत्या, या फिर लिंग पूर्व चुनाव। तो प्रश्न कह रहा है, जानबूझकर और मनसा के साथ जन्म के 1 वर्ष के भीतर एक कन्या को मारना। तो एक कन्या को जन्म के 1 वर्ष के भीतर मारा जाता है तो वो कन्या शिशु हत्या कहलाती है। यहाँ आपका
थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कन्या भ्रूण हत्या भी हो सकती है, लेकिन यहाँ आपका ये गलत हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है जानबूझकर और मंशा के साथ जन्म के 1 वर्ष के भीतर, यानी कि बच्चा जन्म ले चुका है, तो उस 1 वर्ष के भीतर एक कन्या को मारना कहलाता है कन्या शिशु हत्या। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कन्या शिशु हत्या जो है वो बालिका शिशु की जानबूझकर हत्या है। तो यहाँ आपको बता देते हैं, अगर प्रश्न पूछता कि जन्म से पहले एक कन्या को मारना क्या कहलाता है, तो वो कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। तो यहाँ आपका 1 वर्ष के भीतर कहा गया है, जन्म के 1 वर्ष के भीतर, ना कि जन्म होने से पहले, इसलिए यहाँ आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विशिष्ट रूप से योगात्मक मूल्यांकन के लिए निरंतर व्यापक मूल्यांकन से संदर्भित है? दैनिक पर्यवेक्षण, विद्यार्थियों का लघु अवधिक उद्देश्य के लिए मूल्यांकन किया जाता है, प्रथम और द्वितीय अर्धवर्षों के अंत में संचालित किया जाता है, या फिर गृह कार्य और कक्षा कार्य। तो पूछा गया है विशिष्ट रूप से योगात्मक मूल्यांकन के लिए निरंतर व्यापक मूल्यांकन से कौन सा संदर्भित है? तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम और द्वितीय अर्धवर्षों के अंत में संचालित किया जाता है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन 2009 के अंतर्गत भारत में अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य मूल्यांकन की प्रक्रिया की गई थी। तो यहाँ आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वह डोमेन जो विद्यार्थियों की भावनाओं, प्रवृत्तियों और रुचियों से संबंधित है, कौन सा है? भावात्मक, संज्ञानात्मक, मनोसंवेदी या फिर विकासात्मक। तो ऐसा कौन सा डोमेन है जो विद्यार्थियों की भावनाओं, प्रवृत्तियों और रुचियों से संबंधित है? तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भावात्मक डोमेन जो है वो विद्यार्थियों की भावनाओं, प्रवृत्तियों और रुचियों से संबंधित है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एक उपकरण है जो विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और मूल्यांकन के साथ पर्यायवाची नहीं है, ऐसा कौन सा उपकरण है? मूल्यांकन, शिक्षा, परीक्षा या फिर योगात्मक मूल्यांकन। तो प्रश्न कह रहा है ऐसा कौन सा उपकरण है जो विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और मूल्यांकन के साथ पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, परीक्षा। परीक्षा जो है यह एक उदाहरण है जो विद्यार्थियों की उपलब्धियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आकलन डेटा सीखने के परिणामों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए सीधे जो बच्चा होता है उसके कार्य की जांच से प्राप्त किया जा सकता है कि वो बच्चा किस स्तर पर सीख रहा है। परीक्षा के माध्यम से ये सभी चीज़ें जांची जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जीन और गुणसूत्र माता के गर्भ में गर्भधारण के समय बालक में माता पिता से किन पहलुओं को स्थानांतरित करते हैं? जीन और गुणसूत्र माता के गर्भ में गर्भधारण के समय कौन से पहलुओं को स्थानांतरित करते हैं? पोषक, सामाजिक, नैतिक या आनुवांशिक। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आनुवांशिक पहलुओं को माता के गर्भ में गर्भधारण के समय बालक में जीन और गुणसूत्रों के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आनुवांशिकता माता पिता और अन्य पूर्वजों से संतति रूप, रंग, स्वभाव और अन्य लक्षणों से आने को कहते हैं और हर व्यक्ति के कुछ लक्षण आनुवांशिक होते हैं और कुछ वातावरण और परिस्थितियों के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ रोग भी ऐसे होते हैं जो आनुवांशिक होते हैं और ये परिस्थितियां बच्चे में भी वही रोग उत्पन्न कर सकती हैं। तो जो आनुवांशिक होता है वो बच्चे में माता पिता से जीन और गुणसूत्रों के माध्यम से पहले ही प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इनमें से
कौन सा एक बाह्य कारक है जो एक बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? शारीरिक पर्यावरण, बुद्धिमत्ता, जैविक कारण या फिर आनुवांशिक कारण? तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, शारीरिक पर्यावरण। शारीरिक पर्यावरण एक ऐसा बाह्य कारक है जो बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है और कर सकता है। जिस तरह का बालक का जैसा वातावरण या पर्यावरण होगा, उसी तरह से वो सामाजिक वातावरण और परिवार का उस पर बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आसपास का वातावरण होगा, उसी तरह का बच्चे का स्वभाव भी होगा। तो ये चीज़ें बच्चे के विकास को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, बीच में ब्लैंक दिया गया है, एक कारक है जो एक बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। अब आपको इस ब्लैंक में इनमें से आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई एक फिल करना है। तो कौन सा हो सकता है? तो पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक बाह्य कारक है जो बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। किस तरह का बाह्य कारक है? तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक बाह्य कारक है जो बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी आयु परावर्ती बालक काल की श्रेणी में आती है? 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 12 से 15 वर्ष? परावर्ती बाल काल की जो उम्र की अवधि होती है वो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 से 12 वर्ष की अवधि होती है, ये परावर्ती बाल काल भी इसको कहा जाता है। इस समय यौवन आरंभ हो जाता है, वो संकेत होते हैं यौवन आरंभ होने के, और यह काल उत्कर्ष और आभासी परिपक्वता का होता है। ये आप लोग नोट कर सकते हैं। ये पॉइंट जो आपको अलग से बताए जाते हैं, इनको ज़रूर आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम रिवीजन करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें आपको एक्स्ट्रा में बताई जाती हैं, इसलिए इनको नोट करते चलें, जिससे कि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकें। बहुत से लोग हैं जिनके पास टाइम कम होता है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, घर में माँ हैं, बहन हैं, जिनको टाइम कम मिलता है पढ़ने के लिए। तो आप सभी लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपकी कम समय में बहुत ही अच्छे से और बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगी। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, 6 से 12 वर्ष की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस माह में बालक अपने स्थान पर कूद सकता है और संतुलन बना सकता है? 12 माह, 6 माह, 24 माह या फिर 18 माह? तो आपके अनुसार ऐसी कौन सी एज है जिसमें बच्चा अपने स्थान पर कूद सकता है और वो संतुलन बना सकता है? तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 माह, यानी कि 1 साल के ऊपर की अवस्था, 24 से 36 माह का समय, यानी कि 2 से 3 वर्ष। इस समय में बच्चा अपने स्थान पर कूद सकता है। गिरते पड़ते वो सीखना धीरे धीरे सीख जाता है कि कैसे कूदा जाता है और कैसे अपना संतुलन बनाया जाता है। तो यहाँ आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गतिविधि आधारित अध्ययन का एक लाभ है? यह बहुत सी ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है, अध्यापक के दृष्टिकोण से अध्ययन पर केंद्रित होता है, रचनात्मकता को न्यूनतम करता है और संदर्भात्मकता को रोकता है। तो गतिविधि आधारित अध्ययन से क्या लाभ है? तो पहले जान लेते हैं गतिविधि आधारित अध्ययन क्या होता है। तो गतिविधि आधारित अध्ययन होता है, जैसे कि हम बाहर की दुनिया से मिलते हैं तो कई नई तरह की चीज़ें देखते हैं, उन पर जो बच्चा अपने खुद से जो सीखता है वो कहलाता है गतिविधि आधारित। यानी कि जैसे खेल के द्वारा कहीं आप उसे भ्रमण पर ले गए, वहाँ से जो बच्चा सीखता है वो कहलाते हैं गतिविधि आधारित अध्ययन, जो बच्चे को
सामने से दिखाया जाता है। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यह बहुत सी ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है। गतिविधि आधारित अध्ययन एक मज़ेदार और बहुआयामी अनुभव सीखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसके द्वारा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन भारत में विद्यालयी प्रणाली का पहले रूप के नाम से जाना जाता था। वैदिक कालीन भारत में विद्यालयी प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था? टोल, पाठशाला, गुरुकुल या फिर मदरसा? तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरुकुल। वैदिक कालीन भारत में विद्यालयी प्रणाली को पहले गुरुकुल के नाम से जाना जाता था। गुरुकुल यानी कि गुरु के पास जाकर, गुरु के साथ रहकर जो विद्या ली जाती थी उसको गुरुकुल कहा जाता था। आप लोगों ने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, तो उसमें जो आपको बाल चित्र में दिखाया गया था कि वो लोग पढ़ने जाते थे अपना मुंडन संस्कार कराने के बाद, तो वो गुरु के पास पढ़ने जाते थे, तो वो उस शिक्षा को गुरुकुल की शिक्षा कहा जाता था। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें कि कोई 3 असत्य है और एक सत्य है, वही आपको देखना है कौन सा सही है। विद्यालय शिक्षा का औपचारिक भाग है। शिक्षा समाप्त हो जाती है जब विद्यार्थी विद्यालय छोड़ देता है। शिक्षा बंद सिरे वाली है। निर्धारित सीमाएं हैं कि शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए देख लेते हैं। निर्धारित सीमाएं हैं कि कितनी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। तो पहली बात तो शिक्षा के लिए किसी भी तरह की सीमाएं निर्धारित नहीं की गई हैं, तो ये ऑप्शन आपका पूरी तरह से गलत हो जाता है। शिक्षा बंद सिरे वाली है। शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसका विस्तार की कोई सीमा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। शिक्षा कभी भी बंद सिरे वाली नहीं है। शिक्षा समाप्त हो जाती है जब विद्यार्थी विद्यालय छोड़ देता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। शिक्षा कभी भी समाप्त नहीं होती है, चाहे विद्यार्थी विद्यालय छोड़े या ना छोड़े। तो बचा आपका फर्स्ट ऑप्शन, विद्यालयी शिक्षा का औपचारिक भाग है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिक्षा सीखने या ज्ञान, कौशलों और मूल्यों, मान्यताओं और आदतों को ग्रहण करने की सुविधा है, यानी कि शिक्षा कभी भी ख़त्म नहीं होता है। शिक्षण की पद्धति को अध्यापन कहा जाता है और विद्यालयी शिक्षा का औपचारिक भाग है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द्विध्रुवी शिक्षा प्रणाली का विचार किसने प्रस्तावित किया था? सर जॉन डेवी, सर जॉन एडम, स्वामी विवेकानंद या फिर श्री अरविंदो? तो द्विध्रुवी शिक्षा प्रक्रिया का विचार किया था सर जॉन एडम, ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, इसको लिख लीजिएगा। तो सर जॉन एडम, इनकी पुस्तक है इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विकास को संशोधित करने के लिए दूसरे पर कार्य करते हैं, अर्थात शिक्षा एक इस तरह की प्रक्रिया है जिसमें 2 व्यक्ति शामिल होते हैं, इसलिए इन्होंने द्विध्रुवी शिक्षा प्रक्रिया की विचार किया। तो ये आपका यहाँ सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा के किस रूप के अंतर्गत आएंगे? मुक्त विश्वविद्यालय जो होते हैं वो शिक्षा के किस रूप के अंतर्गत आएंगे? औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो मुक्त विश्वविद्यालय होते हैं वो आते हैं अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा कक्षा के समय स्कूल के बाद के कार्यक्रमों, संरक्षण आधारित संगठनों और संग्रहालयों, पुस्तकालयों या घर पर कहीं भी हो सकती है। जो शिक्षा स्कूल के साथ साथ कहीं भी हो सकती है वो मुक्त शिक्षा कहलाती है, तो यह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का अर्थ प्रशिक्षित करना है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से किसका अर्थ है प्रशिक्षित करना। एजुकेटम, एजुसियर, एजुकेयर या फिर एगेस। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एजुकेटम। यह एक लैटिन शब्द है। एजुकेटम एक लैटिन शब्द है और इसका अर्थ है प्रशिक्षित करना या शिक्षण का कार्य या प्रशिक्षण। इसका अर्थ होता है एजुकेटम का, जो कि एक लैटिन शब्द है। एजुकेशन आप लोगों ने सुना होगा, एजुकेशन लैटिन शब्द एजुकेशन एजुकेटम से लिया गया है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शिक्षाविद को किंडरगार्टन प्रणाली के उद्भवकर्ता का श्रेय दिया जाता है? किंडरगार्टन प्रणाली किसके द्वारा दी गई है? फ्रेडरिक फ्रोबेल, मारिया मॉन्टेसरी, हेरिक पेस्टोलॉजी या फिर जॉन डेवी। तो जो किंडरगार्टन प्रणाली है ये दी थी फ्रेडरिक फ्रोबेल। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने बालक को पौधे से तुलना की थी। बच्चे की पौधे के साथ तुलना करके उसके स्व विषय की बात की। वह पहला व्यक्ति जिसने प्राथमिक स्कूलों के व्यवहार के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी और इन्होंने ही किंडरगार्टन प्रणाली की स्थापना की थी, फ्रेडरिक फ्रोबेल। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विचारक ने इंडियन फिलॉसफी पुस्तक लिखी? इंडियन फिलॉसफी पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, प्रोफेसर एसपाल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर गिजुभाई बड़ेका। तो इंडियन फिलॉसफी पुस्तक लिखने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आपसे बार बार कहा जा रहा है इस तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा और जो आपको अलग से नोट पॉइंट बताए जाते हैं उनको भी नोट करते चलिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस आयु में एक बच्चा अपनी भाषा को विकसित करता है? 8 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 1 वर्ष। तो बच्चा अपनी भाषा विकसित करता है 4 वर्ष में। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 वर्ष की उम्र में बच्चा अपनी भाषा को धीरे धीरे विकसित करना शुरू कर देता है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सभी बालक व्याकरण से बनी भाषा के अधिग्रहण के लिए एक जन्मजात वृत्ति के साथ जन्म लेते हैं। सार्वभौमिक, आवश्यक, भाषाई या फिर सस्पष्ट। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी बच्चे सार्वभौमिक व्याकरण से बनी भाषा के अधिग्रहण के लिए एक जन्मजात वृत्ति के साथ जन्म लेते हैं। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं को भारत की मुख्य भाषाओं के रूप में नामित करती है? 14, 16, 20 या फिर 22। तो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को शामिल किया गया। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस आयु में एक बालक 4 या 5 उलझे वाक्यों में से सार्थक गद्य बनाने में सक्षम होगा? कितनी उम्र में एक बच्चा 4 या 5 उलझे वाक्यों को सही कर सकता है? 6 से 7 वर्ष का, 3 से 4 वर्ष का, 1 से 2 वर्ष का या फिर 4 से 5 वर्ष का? तो ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 6 से 7 वर्ष का। 6 से 7 वर्ष के बच्चे में इतनी समझ आ जाती है कि वो जो थोड़े से उलझे वाक्य होते हैं उनको सही कर सकता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस स्तर तक विद्यार्थी द्वितीय भाषा में अपने दृष्टिकोण लिखने में सक्षम हो जाते हैं? पूर्व प्राथमिक, निम्न प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या फिर उच्च किंडरगार्टन?
तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो द्वितीय भाषा यानी कि अपनी मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा में अपने दृष्टिकोण को लिखने में सक्षम हो जाते हैं। द्वितीय भाषा से तात्पर्य मूल भाषा के अलावा जो भाषा होती है, जो उनकी मातृभाषा नहीं होती है, वो कहलाती है द्वितीय भाषा। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्विभाषावाद के सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, स्थानांतरित किए जा सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है? द्विभाषावाद के सकारात्मक परिणाम जो मिलते हैं वो स्थानांतरित किए जा सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ग्राही द्विभाषावाद, साथ द्विभाषावाद, सकारात्मक स्थानांतरण या फिर नकारात्मक स्थानांतरण। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे सकारात्मक स्थानांतरण भी कहा जाता है। सीखने या प्रशिक्षण का जो स्थानांतरण सकारात्मक माना जाता है, यानी कि जब एक परिस्थिति में सीखने का या प्रशिक्षण लेने का दूसरी परिस्थिति में भी मददगार साबित होता है। जैसे कि अगर आप सभी लोग एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं, जैसे आप लोग साइकिल चलाना जानते हैं और वो साइकिल चलाना आपके लिए स्कूटी चलाने में या बाइक चलाने में भी मदद करती है, तो ये सकारात्मक स्थानांतरण का एक एग्जाम्पल है। इस तरह से आप सभी लोग अच्छे से समझ सकते हैं सकारात्मक स्थानांतरण को, यानी कि जब एक परिस्थिति में सीखना दूसरी परिस्थिति में मददगार साबित होता है तो वो सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, व्यवहार संशोधन स्रोत मॉडल का नवोन्वेषी कौन था? V.F. स्किनर, रेस्क, आसबुल या फिर एन गुड। व्यवहार संशोधन स्रोत का मॉडल किसने पेश किया था? तो यहाँ आपका ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, B.F. स्किनर ने। यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और इन्होंने व्यवहारवाद का सिद्धांत विकसित किया था। अगर आपसे पूछा जाता है व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो वो हैं B.F. स्किनर। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अच्छे शिक्षक विद्यार्थी संबंधों का गुण है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और कन्फ्यूज़न में आकर बहुत से बच्चे प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो इनको ध्यान से समझिएगा, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो और कोई भी नंबर ना कटे। तो चलिए देखते हैं, अच्छे शिक्षक विद्यार्थी के संबंधों का गुण क्या होना चाहिए। आप सभी लोग एक भावी शिक्षक हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्नों को आना चाहिए। शारीरिक दंड प्रयोग करना, शिक्षक द्वारा प्राबल्य का उपयुक्त स्तर पर प्रयोग करना, मार को दंड के रूप में प्रयोग करना, गर्मजोशी और स्वीकार्यता के न्यूनतम स्तर का शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रयोग किया जाना। तो एक अच्छे शिक्षक विद्यार्थी के संबंधों का गुण, तो सीटेट, पहली बात तो सीटेट कहता है या कोई भी एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, सभी कहते हैं कि बच्चे को कभी भी किसी प्रकार का शारीरिक दंड सर्वथा वैध है। तो यहाँ आपका ये शारीरिक दंड बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा प्राबल्य का उपयुक्त स्तर पर प्रयोग करना, शिक्षक को किसी भी तरह का बाहुबल्य नहीं दिखाना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मार को दंड के रूप में प्रयोग करना, बच्चे को किसी भी स्थिति में मारना अपराध है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अगर इस तरह के जहाँ आपका दंड आ जाता है वो आपका ऑप्शन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इसलिए दंड जहाँ आए आपका, उसको बिना देखे गलत कर दीजिए। अब आपका बच्चा ऑप्शन नंबर डी, गर्मजोशी और स्वीकार्यता के न्यूनतम स्तर का शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रयोग किया जाना, यानी कि अच्छा संसार एक सुरक्षित सीखने का माहौल इस तरह बच्चों को देना चाहिए, जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे की समय समय पर प्रशंसा करना एक अच्छे शिक्षक की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पाठ योजना का अंतिम चरण है? पाठ का अंत तैयार करना,
लक्ष्य निर्धारित करना, निर्देशात्मक विधि चुनना या फिर अंतिम प्रारूप तैयार करना। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्य योजना को जो अंतिम चरण होता है वो होता है प्रारूप तैयार करना। जो अंतिम प्रारूप तैयार करना होता है वो पाठ्य योजना का अंतिम चरण कहलाता है। यानी कि एक पाठ समाप्त करते समय एक सहायक गतिविधि छात्रों को वास्तव में सीखने के बारे में चर्चा करना। यह कि आपने वास्तव में क्या सीखा और उससे आप लोगों ने क्या जाना, उसको अपने शब्दों में लिखो। इस तरह का प्रारूप बच्चे के लिए ज़रूर तैयार करना पाठ्य योजना के अंतिम चरण में। तो यहाँ आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आज के प्रश्नों की श्रृंखला आपकी यहाँ समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उससे भी ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।